हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि लगातार आपकी एथिक्स की क्लास चलती रहेगी। तो आज एथिक्स की दूसरी क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मूल्यों को सिखाने में परिवार की भूमिका क्या रहती है। तो कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि मूल्य क्या होते हैं, मूल्य की विशेषता क्या होती है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उसको एक बार क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं। मूल्य क्या होते हैं? सिंपल सा, अगर कोई आपसे पूछे कि वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है कि मूल्य किसी समाज या संस्कृति के आदर्श होते हैं जिनको प्राप्त करने की समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा कोशिश की जाती है। अगर कोई बच्चा है, किसी बच्चे के अंदर मूल्य डेवलप करवाना है, तो समाज के द्वारा कई सारे प्रतिमान बनाए जाते हैं, परिवार के द्वारा भी कई सारे प्रतिमान बनाए जाते हैं, और उन प्रतिमानों के माध्यम से मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो समाज अगर है तो किसी परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा जो प्रतिमान बनाए गए हैं, तो किसी परिवार के द्वारा उस मूल्य को प्राप्त किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा है जो अभी अल्प वयस की स्थिति में है, तो वो परिवार के द्वारा बनाए गए प्रतिमान के माध्यम से मूल्यों की प्राप्ति करेगा। जैसे मान लीजिए, बड़ों का सम्मान करना एक सैद्धांतिक मूल्य है, तो बच्चा परिवार के द्वारा बनाए गए प्रतिमान यानी बड़ों का पैर छू करके जो है बच्चा ये सीखेगा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो सैद्धांतिक जो मूल्य है सम्मान करना, और इसके लिए जो प्रतिमान बनाया गया है परिवार के द्वारा, वो प्रतिमान क्या है कि पैर छू करके जो है बड़ों का सम्मान करना है। ठीक है। तो मूल्य हमने बताया कि किसी समाज या संस्कृति के आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं, और इनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो मूल्य कई प्रकार के होते हैं, कई मूल्य होते हैं जिनमें साहस है, धैर्य है, सच्चाई है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, सहिष्णुता है। ये सारे आपके आपके मूल्य होते हैं। ठीक है। अब इन मूल्यों की बात करें कि मूल्य आखिरकार मूल्यों की विशेषता क्या होती है, तो कल हमने विशेषता 4-5 विशेषता बताई थी, उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मूल्य जो है वो एक प्रकार के अमूर्त होते हैं। जैसे अभी हमने मूल्यों की चर्चा की, ये मूल्य दिखाई नहीं पड़ते। अमूर्त किसको कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्य को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस जो है नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसको छू सकते हैं। जैसे ईमानदारी को हम छू नहीं सकते, या ईमानदारी का स्वाद नहीं ले सकते। तो मूल्य अमूर्त होते हैं जिनको हम सीख सकते हैं और अपने व्यवहार में ला सकते हैं। ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हमने जो विशेषता में बताई थी कि मूल्य जो है एक लंबे विकास क्रम के बाद डेवलप होते हैं, और सापेक्षता आप देखेंगे कि स्थिर भी होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे मूल्य भी होते हैं जो गत्यात्मक भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। तीसरी बात हमने सीखी थी कि मूल्य जो है जन्मजात नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो ईमानदार पैदा हो रहा है, या कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो फिर उसके अंदर नकारात्मक मूल्य यानी उसके अंदर बेईमानी वाले मूल्य शुरू से ही है। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो तटस्थ होता है, यानी उसको कोई भी मूल्य आप सिखा सकते हैं। तो मूल्य जो है वो जन्मजात नहीं होता है, मूल्यों को सिखाया जा सकता है। ठीक है। और एक लंबे विकास क्रम के बाद मूल्य को आप देखेंगे कि डेवलप किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने 3-4 जो विशेषता कल हमने पढ़ी थी, वो सारी विशेषता भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात हमने बताई थी कि मूल्यों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार की चर्चा हमने कल कर रखी है कल की क्लास में। पहला जो हमने प्रकार बताया था कि मूल्य जो है दृष्टिकोण के आधार पर, पहले हमने बताया था, पहला उद्देश्य के आधार पर बताया था। उद्देश्य के आधार पर 2 मूल्य हमने बताया था। उद्देश्य के आधार पर 2 मूल्य कौन कौन से हैं? साधन मूल्य और साध्य मूल्य। तो साध्य मूल्य में आप देखेंगे कि साध्य मूल्य में ऐसे मूल्य होते हैं जिनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ऐसे मूल्य होते हैं जिनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, जो हमारे लक्ष्य में शामिल होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे आनंद का मूल्य है या फिर सुख का मूल्य है, तो ऐसे मूल्य हम अंतोगत्वा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के बाद में जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में फिर जो आपको सुख की अनुभूति होगी, तो वो भी एक प्रकार का फाइनल आपका कहेंगे कि ये हमारा साध्य मूल्य था। मान लीजिए आप किसी की सहायता करके आप अपने आप को जो है आनंदित महसूस करते हैं, आह्लादित महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो ये भी आपका एक साध्य मूल्य है। साधन मूल्य कौन से होते हैं? ऐसे मूल्य जिनके माध्यम से साध्य मूल्य की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर साहस है, तो साहस आपका साधन मूल्य होगा, और साहस के माध्यम से आप क्या प्राप्त करेंगे? स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो कल मैंने इसकी चर्चा भी कर रखी थी कि मान लीजिए कहीं आप किडनैप हो गए या किसी ने आपको किडनैप कर लिया, तो आपके अंदर स्वतंत्रता का मूल्य है। आप जो है बंधेज में नहीं रहना चाहते, आप बंधन में नहीं रहना चाहते,
तो आपके अंदर जो साहस का मूल्य है वही फिर आपको स्वतंत्रता दिलवाएगा। ठीक है, तो साधन मूल्य और साध्य मूल्य दो हमने उद्देश्य की दृष्टि से बताया था। दूसरा हमने बताया था कि दृष्टिकोण की दृष्टि से सकारात्मक मूल्य बताया था, नकारात्मक मूल्य बताया था। सकारात्मक मूल्य में हमने बताया था कि भाई आपके अंदर अगर जो है सच्चाई है, आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर सत्यनिष्ठा है, आपके अंदर समरसता का भाव है, तो ये सारे मूल्य आपके कौन से हो जाएंगे, आपके ये हो जाएंगे सकारात्मक मूल्य। नकारात्मक मूल्य में आप एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, या फिर आप सांप्रदायिक हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो मूल्य होंगे वो कौन से मूल्य होंगे, वो आपके अंदर जो है नकारात्मक मूल्य होंगे। अन्य भी कई प्रकार के मूल्य हैं, मैंने आपको बताया कि एक साथ एक दो मूल्य नहीं है, कई प्रकार के मूल्य हैं, तो उनकी भी चर्चा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उनको भी एक बार यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अन्य मूल्य की बात करें कि अन्य मूल्य आपके अंदर कौन कौन से हैं, तो पहला आप देखेंगे एक धार्मिक मूल्य हो सकता है, धार्मिक मूल्य। ठीक है, अब धार्मिक मूल्य में कौन सा है, जैसे मान लीजिए आप जो है ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आप आस्तिक हैं, तो आस्तिक होना एक धार्मिक मूल्य है, आस्तिक होना एक धार्मिक मूल्य है। मान लीजिए आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप आस्तिक हैं और आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो पूजा पाठ करना, अगरबत्ती लगाना, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर्म कांड के अंतर्गत रखेंगे। तो कर्म कांड अगर आपके अंदर है तो आप जो है एक प्रकार से धार्मिक वैल्यू से परिपूर्ण है। ठीक है, यानी जो रिलीजियस वैल्यू है उससे परिपूर्ण है, तो आस्तिक हो गया, कर्म कांड हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देखेंगे कि धार्मिक मूल्य हो गया। वहीं अगर आप बात करें कि धर्मनिरपेक्ष मूल्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्य भी होगा, क्योंकि धार्मिक मूल्य है तो इसका मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष मूल्य भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आस्तिक है तो यहाँ पर नास्तिक हो जाएगा। यानी अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, आपका मानना है कि भाई ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, इहलौकिकवाद पर आप विश्वास करते हैं, यानी जो अभी है, जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं वही सब सत्य है, तो आप कहेंगे कि आपके अंदर धर्मनिरपेक्ष मूल्य है, यानी इहलौकिकवाद पर, इहलौकिक वाद पर विश्वास करते हैं। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं कि पारलौकिक, अगर आप पारलौकिक हैं या परालौकिक जिसको बोलते हैं, मतलब इस जगत से ऊपर भी आप कुछ मानते हैं कि कोई दुनिया है, तो उसको परालौकिक कहते हैं, या पारलौकिक भी कहीं कहीं कहते हैं। ठीक है, तो नास्तिक हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। कर्मकांड अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं और आपका मानना है कि भाई कोई सत्ता ऐसी नहीं है जो इस संसार को चला रही है, तो आप धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से परिपूर्ण हैं। अगर तीसरे मूल्य की बात की जाए कि और कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, तो आप यहां पर देखिए सार्वभौमिक मूल्य भी हो सकता है, सार्वभौमिक मूल्य। सार्वभौमिक मूल्य का मतलब ये हुआ कि आपकी जो विचारधारा है या आपके अंदर जो वैल्यू है वो किसी देश विशेष में ही ना बंधा हुआ हो। आप अपने देश से तो प्रेम कर ही रहे हैं, आप अपने देश के साथ साथ अन्य देशों से भी प्रेम कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो सार्वभौमिक विचारधारा है। इसका मतलब ये हुआ कि समस्त विश्व को हम अपना, समस्त विश्व के जितने भी देश हैं हम अपना परिवार मानते हैं, उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो जो सार्वभौमिक मूल्य है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा, वसुधैव कुटुंबकम, ये विचारधारा अगर आपके अंदर है, यानी बहुसंस्कृतिवाद, केवल आप अपनी ही संस्कृति को ये नहीं चाह रहे कि हमारी संस्कृति फले फूले, दूसरे की संस्कृति जो है भाड़ में जाए, ऐसी सिचुएशन आपके अंदर नहीं है, ऐसी विचारधारा नहीं है, तो आप कहेंगे कि आप सार्वभौमिक मूल्यों से परिपूर्ण है ना। तो बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद इसका मतलब मल्टीकल्चर की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है एक प्रकार से सार्वभौमिक मूल्य आपके अंदर है। अगर सार्वभौमिक की इतर बात की जाए तो यहां पर क्षेत्रीय मूल्य भी दिखाई पड़ेगा। सार्वभौमिक के इतर अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय मूल्य भी आपका दिखाई पड़ेगा। तो क्षेत्रीय मूल्य में रीजनल वैल्यू जिसको बोलते हैं, क्षेत्रीय मूल्य, और इसमें क्षेत्रीयता आपके अंदर हावी होगी। आप ये सोचेंगे कि हमारा क्षेत्र ही आगे बढ़े, ठीक है, हमारे क्षेत्र की डेवलपमेंट हो, आप अपने राष्ट्र तक ही सीमित हो सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं। देखिए, देशभक्ति होना अलग बात है,
लेकिन अपने ही देश की प्रगति चाहना, दूसरे देश डूब जाए, दूसरे देशों की जीडीपी गड़बड़ हो जाए, दूसरे देशों की आर्थिक प्रगति ना हो, ऐसी विचारधारा अगर है तो फिर आप कहेंगे कि आपके अंदर क्षेत्रवाद है या क्षेत्रीय मूल्य आपके अंदर अधिक है। जैसे अभी वर्तमान में संरक्षणवाद की जो प्रवृत्ति आपको वैश्विक स्तर पर दिखाई पड़ रही होगी, वो इसी का प्रभाव है कि जिस व्यक्ति, मान लीजिए कोई शीर्ष नेता है, वो संरक्षणवाद से ग्रसित है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है कि संरक्षणवादी है, कंजर्वेटिव है। तो उनका मानना यह है कि अमेरिका के लोग सुखी रहे, बाकी लोग जो है उनकी आर्थिक समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, आर्थिक प्रगति उनके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनसे कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे नेता को आप कहेंगे कि वो क्षेत्रीय मूल्यों से ग्रसित है। ठीक है, तो क्षेत्रीय मूल्य का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रीय मूल्य का मतलब आप केवल जातीयता, आप केवल अपने क्षेत्र की बात करते हैं। तो क्षेत्रीयता की प्रगति की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि आपके अंदर जो है, आपके अंदर क्षेत्रीय मूल्य है। ठीक है, वहीं आप कुछ और मूल्यों की चर्चा करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो पारंपरिक होते हैं और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो आधुनिक होते हैं। देखिए, आपसे सीधा सीधा यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल्य क्या होते हैं, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यों की विशेषता क्या है, मूल्यों के निर्माण में परिवार की भूमिका क्या है, मूल्यों के निर्माण में जो है समाज की भूमिका क्या है, पीयर ग्रुप की भूमिका क्या है, जो आपके दोस्त वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी भूमिका क्या है। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं और कई बार प्रश्न बने भी हैं यहाँ से मेंस के। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकार में कई प्रकार हो सकते हैं। मैंने आपको अभी उद्देश्य की दृष्टि से भी 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है, दृष्टिकोण की भी दृष्टि से हमने 2 प्रकार बताए हैं, और यहाँ पर जो हमने बताया कि ये स्पेसिफिक है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो धार्मिक मूल्य उसके अंदर होंगे, धर्मनिरपेक्ष है, तटस्थ है तो धर्मनिरपेक्ष मूल्य होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अन्य मूल्यों की चर्चा करें तो अन्य मूल्य में आपके आ जाएंगे कौन से? एक तो अन्य मूल्य में आपके आ जाएंगे पारंपरिक मूल्य, पारंपरिक मूल्य या जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या होता है ट्रेडिशनल वैल्यू में? जैसे मान लीजिए आप जो है, आप जाति में विश्वास रखते हैं, आपका मानना है कि भाई जाति जो है वो ईश्वर द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है जो अकाट्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता है। तो ऐसे अगर मूल्य हैं तो फिर आप कहेंगे कि आपके अंदर जो है पारंपरिक मूल्य विद्यमान है। ठीक है, तो जातीयता जो है वो पारंपरिक मूल्य है। वहीं अगर आप बात करें आधुनिक मूल्य की, तो आधुनिक मूल्य की बात करें तो आप देखेंगे कि आधुनिक मूल्य में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो जातीयता में विश्वास नहीं रखते हैं, यानी भेदभाव रहित समाज की बात करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यही मूल्य ज्यादा प्रभावी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, अगर उनके पिताजी या बाबूजी या दादाजी कहते हैं कि उस जाति का व्यक्ति है उसके हाथ का पानी मत पीजिए, तो नए जो जनरेशन के बच्चे हैं वो कभी इस बात को आसानी से मानते नहीं। हालांकि फोर्स किया जाता है तो मानने भी लगते हैं। ठीक है, तो भेदभाव रहित अगर आपके अंदर मूल्य है तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे कि आपके अंदर आधुनिक मूल्य है। ठीक है, और भी कई सारे मूल्य के आप देखेंगे कि कैटेगरी की जा सकती है। जैसे एक और मूल्य आपको ध्यान में आ रहा हो तो गत्यात्मक मूल्य। गत्यात्मक मूल्य का मतलब क्या हुआ कि भाई समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसे मूल्य को गत्यात्मक मूल्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे सामूहिकता जो है एक प्रकार से पहले मूल्य हुआ करता था। मान लीजिए आपके अंदर ही है, पहले आपको सबके साथ रहने में अच्छा लगता था, या फिर आप समाज के स्तर पर देखें, पहले आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार की अवधारणा हमारे समाज में थी, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे जैसे जो है समय और परिस्थितियां चेंज होती जा रही, वैसे वैसे एकल परिवार की अवधारणा हमारे समाज में आ रही है। कोई भी नई बहू आती है तो वो संयुक्त परिवार के साथ रहना नहीं चाहती है, वो एकल परिवार के साथ रहना चाहती है। तो सामूहिकता से आप देखेंगे कि व्यक्तित्वता या फिर एकलता पर आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, एकात्मकता या एकलता पर आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, सामूहिकता से आप एकलता की ओर पहुंच रहे हैं, यानी पहले आप सबके साथ रहने को पसंद करते थे, लेकिन अभी आप जो है अकेले रहना पसंद करते हैं। वही समाज से जोड़े तो संयुक्त परिवार से फिर आप एकल परिवार की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भी गत्यात्मक मूल्य है। वही स्थिर मूल्य की बात करें तो कुछ ऐसे मूल्य हैं जो स्थिर हैं। स्थिर मूल्य की बात करें, जैसे मान लीजिए
समय काल परिस्थिति के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक का कोई फैक्ट है, कोई सिद्धांत है, तो समय स्थान और परिस्थितियों के अनुसार जो है चेंज नहीं होंगे। मान लीजिए श्रीधराचार्य का कोई सूत्र है, तो जो सूत्र यहाँ है वो अमेरिका में भी वही सूत्र मान्य है, वही सूत्र जो है जर्मनी में भी मान्य है, वही सूत्र अन्य देशों में भी मान्य है। तो मैथमेटिक्स के जो आपके विचार हैं, सिद्धांत हैं, तो गणितीय सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत के साथ साथ तर्कशास्त्र के सिद्धांत, तर्कशास्त्र के सिद्धांत। अब विज्ञान के भी कुछ सिद्धांत आप कह सकते हैं कि ये भी स्थिर मूल्य होते हैं, यानी ये समय और स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं है। ठीक है, तो मूल्य आप कई प्रकार के बता सकते हैं, मैंने आपको कई मूल्य बता दिए हैं। अब अगर जो एग्जाम में आपको याद आए वो बता सकते हैं। अब यहाँ पर हमने मूल्यों के प्रकार को देख लिया है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या फिर आत्मनिष्ठ होते हैं। यूपीपीसीएस ने एक बार पूछ भी रखा है कि मूल्य जो होते हैं वो क्या आत्मनिष्ठ होते हैं या फिर वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपसे प्रश्न आए आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको बताना क्या है, उसको देखिए यहाँ पर मूल्य आपके कैसे होते हैं। क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शब्द को समझिए कि वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब देखिए आपने कई बार पढ़ा भी होगा आत्मनिष्ठ, जैसे मान लीजिए कोई विचार, तो कोई विचार है और या फिर कोई सिद्धांत है जिस पर सभी की सहमति है, तो फिर कहेंगे कि वो बात वस्तुनिष्ठ है। तो तथ्य को अगर मान लीजिए कोई फैक्ट है, ठीक है, तो इसको वस्तुनिष्ठ माना जाएगा। कोई फैक्ट के अलावा मैथमेटिक्स का कोई सूत्र है, फैक्ट में कोई सूत्र है, तो इसको वस्तुनिष्ठ माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के मन पर निर्भर नहीं है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति अगर कहे कि हम श्रीधराचार्य के सूत्र को मान रहे हैं, बी नाम का कोई व्यक्ति कहे कि हम नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फैक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है। तो इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि आपसे जो प्रीलिम्स का पेपर पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। मतलब कि जो बी उत्तर, अगर किसी प्रश्न का उत्तर बी है तो फिर बी ही सभी लोग लगाएंगे और वही मान्य होगा। तो जो आपका ऑब्जेक्टिविटी होता है उसमें किसी व्यक्ति विशेष के मन पर वो निर्भर नहीं करता है, यानी सबके लिए मान्य होता है और सभी के लिए बाध्यकारी आप कह सकते हैं। सभी के लिए मान्य एवं बाध्यकारी होता है। ऐसा नहीं कि कोई ए मान रहा है और दूसरा नहीं मान रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखेंगे ऐसे विचार को, ऐसे फैक्ट को जो है वस्तुनिष्ठ कहेंगे। वहीं आत्मनिष्ठ की बात करें तो इसमें व्यक्ति के अपने विचार शामिल होते हैं, व्यक्ति की अपनी राय शामिल होते हैं। ए नाम का व्यक्ति कोई दूसरा विचार दे रहा है, ठीक है, बी नाम का व्यक्ति कोई दूसरा विचार दे रहा है, तो व्यक्ति के विचार हैं, व्यक्ति की राय है, ठीक है, सुझाव है, ये सब आत्मनिष्ठ हो जाएंगे। तो आप यहां पर कहेंगे किसी व्यक्ति विशेष की अपनी मानसिक उपज आप कह सकते हैं, अपनी मानसिक उपज बता सकते हैं।
मानसिक उपज होती है। अब देखिए, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भैया हमें जो है, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपने कहा कि मेरी राय में ऐसा ऐसा हो सकता है, आप देख लीजिए। तो आपने जब अपनी राय दी, तो इसमें आप याद रखिए कि ये आत्मनिष्ठ वाला मामला है, यानी इसको आत्मनिष्ठ को आप व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं, कहीं कहीं व्यक्तिनिष्ठ भी लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी राय दे रहे हैं, ये राय आप माने, दूसरा कोई व्यक्ति माने या ना माने, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो राय हो गया, सुझाव हो गया, ठीक है, सुझाव हो गया, फिर उसके बाद में राय हो गया, सुझाव हो गया, विचार हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो क्या मूल्य जो है वो आत्मनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं? तो आप कहेंगे कि पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता है कि कोई मूल्य वस्तुनिष्ठ ही हो और कोई मूल्य पूरी तरीके से 100% आत्मनिष्ठ ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। ग्राफ पर समझते हैं कि रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए कंप्लीटली 100% वस्तुनिष्ठ हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे 100% वस्तुनिष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति उससे असहमत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति उससे असहमत ना हो। कोई भी फैक्ट है तो उससे असहमतियां सामान्यतः हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर आप ग्राफ ऐसे देखें, तो ग्राफ में क्या देखेंगे, यहाँ पर जो मामला है वो ऑब्जेक्टिविटी का मामला है, ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मामला है, वस्तुनिष्ठता। ये अभी मूल्य का ग्राफ, वैल्यू का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं कि क्या कोई भी वैल्यू पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ हो सकता है या पूरी तरीके से आत्मनिष्ठ हो सकता है। तो यहां पर देखिए, तो आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला है, मैथमेटिक का कोई फॉर्मूला है, ठीक है, कोई फॉर्मूला है, तो क्या आप कहेंगे कि ये पूरी तरीके से 100% आपका ऑब्जेक्टिविटी है? तो आप कहेंगे नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इस फॉर्मूले को मान ले, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कोई भी मूल्य पूरी तरीके से यानी 100% वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। वहीं अगर आप बात करें कि मान लीजिए जैसे स्त्री स्वातंत्र की बात हो, स्त्री स्वातंत्र की बात हो, या फिर लिविंग रिलेशन की बात चल रही हो। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो है कई सारे लोगों ने इसके पक्ष में अपनी राय दी और कई सारे लोगों ने इसके विपक्ष में। या फिर आप समलैंगिक की बात करें, समलैंगिकता की बात करें, तो कई सारे लोग जो है इसमें आप देखेंगे कि इसके पक्ष में बात करेंगे और कई सारे लोग इसके विपक्ष में ही बात करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आत्मनिष्ठता जो है वो 100% नहीं है, ठीक है। तो इसके मध्य में कहीं पर ये स्थिति होगी। तो आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है, ये तर्क शास्त्र का जो सिद्धांत है, उसको मानने वाले लोग यहाँ पर है, ठीक है। उसी तरीके से आत्मनिष्ठ जो विचार है उसको मानने वाले लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि रेशियो का अंतर होता है, कोई भी मूल्य टोटली यानी 100% वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, कोई भी मूल्य 100% आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता है, केवल उसके अनुपात में अंतर होता है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कोई भी मूल्य 100% क्या आत्मनिष्ठ होता है, तो आप बताएंगे नहीं, 100% कोई भी मूल्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है, ना 100% कोई भी मूल्य वस्तुनिष्ठ हो सकता है, उसमें केवल अनुपात का अंतर हो सकता है, ठीक है। 50% लोग मान लीजिए जो है शाकाहारी है और 50% लोग जो है मांसाहारी है। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे कह सकते हैं कि 100% कोई भी मूल्य होता है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी मूल्य 100% ना तो वस्तुनिष्ठ होता है ना ही आत्मनिष्ठ होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने समझ ली है। अब और समझने की कोशिश करते हैं वही मूल्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होता है। तो मूल्य किस तरीके से डेवलप होते हैं। अभी मूल्य ही चल रहा है आपका, कल की क्लास में भी वैल्यू के बारे में हमने बताया, आज की क्लास में भी मूल्य किस तरीके से
निर्मित होते हैं उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मूल्यों के निर्माण में परिवार की भूमिका क्या होती है, कैसे मूल्य सीखे जाते हैं। ठीक है, मूल्यों का विकास या मूल्यों का निर्माण, मूल्यों का निर्माण। ठीक है, तो मूल्यों का निर्माण, अब इसमें परिवार की भूमिका सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई मूल्यों के निर्माण में परिवार की क्या भूमिका होती है। परिवार की भूमिका, अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि मूल्य होते क्या है। ठीक है, सच्चाई, ईमानदारी, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ही बैठ जाए। मूल्य क्या होते हैं, किसी भी समाज व संस्कृति के आदर्श होते हैं, नैतिक आदर्श होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए भी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी, किसी समाज के लिए भी नैतिक आदर्श होते हैं जिनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, 100% प्राप्त हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से मूल्य सहित हो ऐसा जरूरी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से मूल्य रहित हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर होते ही है। ठीक है, तो परिवार की भूमिका क्या होती है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है तो वो पहले 4 कंडीशन में होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए नाम का भी रिसेंट में पैदा हुआ है, तो 4 तरीका हो सकता है, 4 तरीके से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हो सकता है। या तो व्यक्ति सामाजिक होगा, अब ए नाम का कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो कुछ समय के बाद की स्थिति की बात चल रही है, तो या तो व्यक्ति सामाजिक होगा या असामाजिक होगा, या फिर समाज विरोधी होगा समाज विरोधी होगा, या समाज तटस्थ होगा। ठीक है, तो यहां पर विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि 4 तरीके से व्यक्ति का नेचर हो सकता है, उसका व्यवहार हो सकता है, उसकी प्रकृति हो सकती है। तो देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो स्थिति रहती है वो समाज तटस्थता की स्थिति रहती है, यानी वो अभी जो है किसी भी प्रकार के वैल्यू से ना तो सहित है ना तो रहित है। ठीक है, अब कुछ वैल्यू तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुआ तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, कुछ वैल्यू तो उसके अंदर होंगे ही। जैसे कुछ वैल्यू कैसा है, आप कहेंगे कि भाई जो है थोड़ा सा नकारात्मक वैल्यू में रोने की वैल्यू उसके अंदर है, चिड़चिड़ाहट की वैल्यू है, शरारतीपन है। कोई बच्चा है तो बिल्कुल शांत है, ऐसा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई बच्चा ऐसा है कि जो बचपन से ही बहुत शरारती है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ वैल्यू उसके अंदर होंगे, लेकिन समाज तटस्थ वाली वैल्यू उसके अंदर होंगे। तो परिवार की भूमिका क्या होती है कि बच्चे को सामाजिकरण की प्रक्रिया से, कल हमने सामाजिकरण भी बता दिया था कि सामाजिकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन होता क्या है। तो परिवार की जो भूमिका होती है मूल्य सिखाने के क्रम में, बच्चे को सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से या सामाजिकरण के ही माध्यम से, प्रक्रिया तो ये खुद ही है, सामाजिकरण के माध्यम से, ठीक है, मूल्यों को विकसित किया जाता है। अब सामाजिकरण में हमने बताया था कि कोई व्यक्ति ए नाम का है जो अभी जो है अल्प वयस की स्थिति में है, तो समाज तटस्थ है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, परिवार उसको सोशलाइजेशन करेगा, यानी उसके अंदर संस्कार डालेगा, उसके अंदर मूल्य डालेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि छोटा सा बच्चा होता है तो उसको परिवार के द्वारा आत्मसम्मान का मूल्य, सम्मान का मूल्य, बड़ों के सम्मान का मूल्य, ये सब सिखाए जाते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रतिमान भी गढ़े जाते हैं और उन प्रतिमानों के माध्यम से सिखाए जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं, उसके माध्यम से मूल्य को विकसित किया जाता है। अब परिवार किस तरीके के मूल्य विकसित करते हैं, आप देखेंगे परिवार में 2 तरीके के मूल्य विकसित किए जाते हैं। और परिवार में मूल्य विकसित करता कौन होता है, तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप, भाई बहन अगर आपके हैं तो दादा दादी, ये सब बच्चे के परिवार के मूल्य के विकास करता होते हैं। ठीक है, तो परिवार मूल्य के विकास करता कौन होते हैं, परिवार के स्तर पर मूल्यों के विकास करता, डेवलपर जिसको बोलते हैं। तो पहले आप देखेंगे माँ, ठीक है, माँ की भूमिका बहुत होती है। कोई भी बच्चा जो है, सबसे पहली शिक्षिका अगर किसी भी बच्चे के लिए होती है
तो माँ होती है। यानी परिवार जो है मूल्यों की फैक्ट्री होता है। तो परिवार मूल्यों को सिखाने की फैक्ट्री होता है। ठीक है। अब माँ का जो रोल होता है वो सर्वाधिक होता है मूल्यों के विकास के क्रम में। फिर उसके बाद में माँ के बाप में माँ बाप भी है, पिताजी भी बच्चों को बताते रहते हैं कि ये करिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो माँ के रूप में दिखाई पड़ती है। फिर आपके दादा दादी अगर जीवित हैं तो दादा दादी भी आपको मूल्य सिखाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर भाई बहन है, बहन भाई भी आपको कुछ वैल्यू सिखाते हैं। आपके बड़े भाई अगर जीवित हैं या फिर हैं तो आपको सिखाएंगे। बहन अगर आपकी हैं, बहनें हैं, तो वो भी कुछ आपको मूल्य सिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से परिवार के स्तर पर जो विकास करता है, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन आपके हैं। अब मूल्य कौन से सिखाए जाते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके के मूल्य परिवार में सिखाए जाते हैं, कब सिखाए जाते हैं, कौन से मूल्य सिखाए जाते हैं और कैसे सिखाए जाते हैं, ठीक है। और उसका प्रभाव क्या होता है। तो 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। जब कभी आपसे पूछे कि पारिवारिक स्तर पर जो मूल्य का विकास होता है उसमें कितने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि परिवार स्तर पर जो मूल्य का विकास होता है कब होता है, सबसे पहले कैसे होता है, ठीक है। कब होता है, कैसे होता है और कौन से मूल्य सिखाए जाते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है। तो कब होता है, कब। अब यहां पर सबसे पहला जो प्रश्न है कि परिवार कब मूल्यों को सिखाता है। तो कोई भी बच्चा अगर 0 से 3 वर्ष का है, ठीक है, तब उसको मूल्य धीरे धीरे सिखाए जाते हैं। और ये मूल्य कौन से होते हैं उसकी अभी चर्चा करेंगे। तो कब में आपकी एज की बात करें तो 0 से 3 वर्ष के बच्चे को परिवार के द्वारा मूल्य सिखाए जाते हैं। दूसरी एज की बात करें तो 3 से 12 वर्ष, इसमें भी परिवार की भूमिका अधिक होती है। इसमें परिवार में सर्वप्रमुख माँ की भूमिका सर्वाधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे परिवार के साथ साथ में थोड़ा सा समाज का भी रोल होने लगता है। समाज और यहाँ पर माँ और प्लस बाप बहुत होशियार होते हैं। जब बच्चा जो है जो दैनिक क्रिया होती है वो करता है तब तक माँ को संभालने की जो है जिम्मेदारी बाप दिए रहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 साल से ऊपर का हो जाता है फिर बाप कहता है कि नहीं अब ठीक है, अब जो लैट्रिन बाथरूम है वो करने की व्यवस्था जो है वो खुद से ही कर लेगा, अब हम ही संभालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार के साथ साथ माँ का रोल थोड़ा सा कम होने लगता है, फिर बाप का, दादा का, ठीक है, और उसके बाद में दादी का, भाई का, बहन का, ठीक है, और भी जो आपके रिलेटिव हैं उनका प्रभाव, समाज में आपके पड़ोसी का, पड़ोस के बच्चे के साथ जो है खेलने लगता है कोई बच्चा तो उसका भी प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है। फिर 12 से 16 वर्ष के बीच में फिर आप देखेंगे पीयर ग्रुप का प्रभाव पड़ने लगता है। पीयर ग्रुप में आपके जो सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, ठीक है, उनका प्रभाव पड़ने लगता है। हालांकि ये अलग टॉपिक है, अभी हम परिवार की बात कर रहे हैं तो अभी इस एज ग्रुप की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 से 12 वर्ष के बीच में परिवार की भूमिका बेसिकली होती है मूल्य सिखाने की। तो कब होती है, 0 से 12 वर्ष के बीच में परिवार की भूमिका होती है। कैसे होती है, ठीक है, कैसे होती है ये भी हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरीके से परिवार आपको मूल्य सिखाते हैं और कौन कौन से मूल्य सिखाए जाते हैं। कैसे होती है और कौन कौन से मूल्य सिखाए जाते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल्यों के निर्माण के क्रम में परिवार की भूमिका को उद्घाटित करिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि परिवार में पहली पाठशाला या पहली शिक्षिका आपकी माँ होती है, ठीक है। और उसमें साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कब सिखाया जाता है मूल्य, कैसे सिखाया जाता है, कौन से मूल्य सिखाए जाते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है। तो कैसे सिखाए जाते हैं, तो कैसे सिखाए जाते हैं। तो मूल्य हमने बता ही रखा है, मूल्य थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं नहीं तो आप सभी लोग भूल जाएंगे। मूल्य में जैसे बड़ों का सम्मान, बड़ों का सम्मान ये एक सैद्धांतिक मूल्य है, ठीक है। सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, भेदभाव रहित,
ठीक है, भेदभाव रहित, साहस, हालांकि साहस तो आगे का मूल्य है, शुरू में ही ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चे को ही साहसी बना दिया जाए। ठीक है, तो ये बेसिक मूल्य है आपके आधारभूत। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि और कौन से मूल्य आपके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि द्वेष रहित, यानी भेदभाव रहित, द्वेष रहित। तो कुछ आधारभूत मूल्य आप कह सकते हैं कि परिवार के द्वारा सिखाए जाते हैं। अब कैसे सिखाए जाते हैं, मान लीजिए इस मूल्य के एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, तो कैसे सिखाते हैं? पहला तो प्रत्यक्ष रूप से कह करके सिखाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। आप प्रत्यक्ष रूप से कैसे सिखाएंगे? परिवार का कोई सदस्य है, मान लीजिए बड़ा सदस्य है, वो डायरेक्ट आपसे बोलेगा। छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा कि उसकी माँ के द्वारा कहा जाता है कि बेटा देखो चाचा जी आए, अंकल जी आए, पंडित जी आए हैं, या फिर जो है ये बड़े दादाजी हैं, इनका पैर छुओ। तो प्रत्यक्ष रूप से कहकर सिखाया जाता है। ठीक है, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवहार से। आपने देखा होगा कि बच्चों को ये पता तक नहीं चलता, परिवार के सदस्य किसी मंदिर में जाते हैं तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, होशियार लोग, वो कहते भी नहीं है बच्चों से, और वो खुद ही मंदिर में जाकर के ईश्वर की प्रार्थना और पूजा करने लगते हैं, तो बच्चे भी उनको देख करके हाथ जोड़ने लगते हैं। तो ये एक प्रकार से परिवार के सदस्य की होशियारी होती है कि अपने बच्चे को अच्छे मूल्य सिखाना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवहार से जो है बच्चे को उस मूल्य से परिचित करवाया जाता है कि ये मूल्य आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो कैसे सिखाया जाता है? तो प्रत्यक्ष रूप से कह करके सिखाया जाता है। बड़ों का सम्मान है तो आपने कहा कि भाई पैर छूइए, तो पैर छू करके सिखाया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको बताया कि आप कहीं मंदिर में जाते हैं, आपके साथ छोटा सा बच्चा जाता है, तो फिर आप देखेंगे कि उसको आप जब पूजा कर रहे होते हैं, हाथ जोड़ रहे होते हैं, तो बच्चा भी आपको देख करके हाथ जोड़ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको धार्मिक मूल्य सिखा रहे हैं। मैंने अभी मूल्यों के प्रकार में धार्मिक मूल्य बताया था, जिसमें आस्तिक होना एक धार्मिक मूल्य बताया था। तो वो चीजें हैं। कैसे सिखाया जाता है ये जान गए। कौन कौन से मूल्य सिखाया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया कि ये बड़ों का सम्मान करना, सच्चाई है, ईमानदारी है, भेदभाव रहित है, ठीक है, दया है, करुणा है, दया है, करुणा है। अगर आप छोटा सा बच्चा है, शरारती होता है, वो किसी छोटे से जो है कुत्ते को मार रहा होता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में उसकी माँ या उसके पिताजी उसको बताते हैं कि नहीं, उसको मारना नहीं चाहिए, जीव को मारना पाप होता है। ठीक है, तो दया, करुणा, इस तरह के मूल्य जो है वो आपको सिखाए जाते हैं। अब इनका प्रभाव क्या होता है, हमने ये भी बता दिया कि कैसे सिखाया जाता है और कौन कौन से मूल्य, तो यही सारे मूल्य सिखाए जाते हैं। तो कौन कौन से मूल्य में आप कह सकते हैं कि आधारभूत मूल्य सिखाए जाते हैं। आधारभूत मूल्य, इसका मतलब कि नींव, अभी बच्चा जो है नींव तैयार कर रहा है, तो ऐसे मूल्य सिखाए जाते हैं जो बेसिक हों। अब ये नहीं कि बच्चे को, छोटे से बच्चे को आप साहसी बना दें बचपन में ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आधारभूत मूल्य आपको शुरू में सिखाए जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि इनका प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, प्रभाव का जो एज होता है वो 0 से 6 वर्ष। कई सारे मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 0 से 6 वर्ष में जो मूल्य सिखाए जाते हैं वो स्थायी मूल्य हो जाते हैं। यानी अगर आप अपने बच्चे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप 0 से 6 वर्ष के समय आक्रामक ना होइए। आक्रामक हो गए, आपने लड़ाई करते हुए, आप और आपकी पत्नी लड़ाई करते हुए अगर आपका बच्चा देख रहा है तो वो आक्रामक हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से मूल्य में आधारभूत मूल्य, यहाँ पर कुछ और थोड़ी बातें समझ लेते हैं। आधारभूत मूल्य में अच्छे मूल्य भी हो सकते हैं। आधारभूत मूल्य, इसमें अच्छे मूल्य भी हो सकते हैं, बुरे मूल्य भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। परिवार का माहौल अगर जो है आस्तिकता वाला है तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आस्तिक वाला है तो पॉजिटिव हो जाएगा। शांति का है तो शांति का मूल्य सीखेगा। धैर्य का माहौल है तो धैर्य सीखेगा। ठीक है, आपने कहा कि खिलौना का जिद कर रहा है बच्चा, आपने कहा कि नहीं आपको खिलौना नहीं लेना है, आपने डांट करके नहीं समझाया, उसको सिंपल वे में समझा दिया कि अभी हमारे पास पैसे नहीं, अभी हम, आप ये 2 दिन और रुकिए, 2 दिन के बाद आपको जो है हम ये खिलौना जो है दिलवा देंगे। तो आपने उसको धैर्य सिखा दिया और आपने उसको क्वाइट रहना सिखाया, तो ये सारे मूल्य आपके पॉजिटिव हो गए। अगर आपके घर में रोज जो है लड़ाई होती है, रोज आपके घर में जो है एक प्रकार का महाभारत रहता है, तो फिर वो आक्रामक वाला मूल्य सीखेगा।
आक्रामक का मूल्य सीखेगा। और अगर आपके घर में रोज जाति पात का बात होती है और रोज आपके घर में धर्म की बात होती है कि इस धर्म के लोग अच्छे हैं, इस धर्म के लोग बुरे हैं, तो फिर आप देखेंगे उसको आप एक प्रकार से आप देखेंगे कि कठोर या कट्टरवादी बना देंगे, कट्टरवादी बना देंगे। ठीक है, कई पार्टियां ऐसा करती भी हैं। ठीक है, हालांकि इसका प्रभाव आप देखेंगे मीडिया के माध्यम से भी पड़ता है, बच्चों के मस्तिष्क पर, परिवार के मस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आधारभूत मूल्य में कुछ मूल्य पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, तो वही सारी चीजें। और ये पॉजिटिव मूल्य मैंने आपको बताया, निगेटिव मूल्य कुछ घृणा भी है, आप द्वेष भी यहाँ पर कह सकते हैं, घृणा है, द्वेष है। ठीक है, ये सारे जो मूल्य है ये परिवार के द्वारा ही डेवलप होते हैं। अगर परिवार का सही तरीके से चाल चलन नहीं है तो बच्चे के अंदर भी ऐसे मूल्य डेवलप हो सकते हैं, फिर ये समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार का अच्छा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा परिवार ही अच्छे समाज का निर्माण करता है। ठीक है, तो इनका प्रभाव कब पड़ता है भाई? 0 से 6 वर्ष के बीच में कई सारे मनोवैज्ञानिक का कहना है कि स्थायी प्रभाव रहता है। यानी ये जो मूल्य इस समय डेवलप होते हैं ये जल्दी से खत्म नहीं होते हैं, इसी वजह से कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आगे की एज में यानी 6 से 12 या फिर 18 की एज में मूल्य नहीं सीखे जाते हैं, लेकिन जितना स्थायी प्रभाव इन मूल्यों का होता है उतना स्थायी प्रभाव इनका नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रभाव हो गया। तो आज हमने इस क्लास में क्या समझी? आज हमने इस क्लास में समझने की कोशिश की है कि मूल्य क्या होते हैं, ये हमने रिवीजन किया था, मूल्यों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मूल्यों की विशेषता क्या है, मूल्य क्या आत्मनिष्ठ होते हैं या व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, मूल्य जो है मूल्य के निर्माण में परिवार की भूमिका क्या है, सामाजिकरण क्या होता है। अब कल हम लोग देखेंगे मूल्य के निर्माण में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या होती है, पीयर ग्रुप की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, मानव मूल्य। फिर मानव मूल्य से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप देखिएगा इन्हीं सारे बिंदुओं से ही क्वेश्चन आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों ये आपका सेशन रहा, मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।